नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आपने कभी ध्यान दिया है, हर दिन हर दिशा में हमें घेर लेते हैं विज्ञापन। कभी सुंदरता का वादा करते हैं, कभी सेहत सुधारने का। कोई कहता है उसका प्रोडक्ट 100% नेचुरल है, कोई दावा करता है क्लिनिकली टेस्टेड होने का। और कई बार ये दावे सिर्फ शब्दों का जाल बन जाते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई है। एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एस्की के अनुसार 8,000 से ज़्यादा विज्ञापन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा शिकायतें हेल्थ केयर, स्किन केयर, डिजिटल प्रोडक्ट से जुड़ी हुई हैं। मामा अर्थ एक ब्रांड जो नेचुरल और सेफ प्रोडक्ट्स का दावा करता है, इसके खिलाफ 186 विज्ञापनों का नियम तोड़ना या नियमों के विरुद्ध इस ब्रांड को पाया गया है, इनके विज्ञापन पाए गए हैं। यहां तक कि एप्पल जैसे ब्रांड्स भी अपने आईपैड्स के विज्ञापन को लेकर जांच के घेरे में है। अब सवाल यहां पर यह है कि इतने बड़े ब्रांड्स के दावे झूठे निकलते हैं तो आम ग्राहक आखिर किस पर भरोसा करेगा। और चिंता की बात यहां पर यह है कि इन मामलों में 85% विज्ञापन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर थे, यानी वहीं जहां हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, जहां हमारे बच्चे, परिवार और हम खुद लगातार इन दावों के संपर्क में रहते हैं। तो अब समय है जागने का, सवाल पूछने का और अपने हक की पड़ताल करने का। इस शो में हम सिर्फ शिकायत नहीं करेंगे, हम तथ्यों की पड़ताल करेंगे, कानून की समझ बढ़ाएंगे यहाँ पर, और साथ ही जानेंगे कि कैसे उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। क्योंकि जब प्रचार जिम्मेदारी से ना हो तो जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। और आज जो बड़े सवाल हम पूछ रहे हैं शो पर, आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश करते हैं। क्या आप जो खरीद रहे हैं वो वाकई में आपको उसी तरह से मिल रहा है? विज्ञापन में जो दिखाया गया है, क्या वो सच था या सिर्फ चमक धमक? क्या नेचुरली डर्मेटोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्टली टेस्टेड, क्लिनिकली अप्रूव्ड जैसे दावे क्या सिर्फ दिखावा है? इन दावों का कोई वैज्ञानिक आधार है या ये सिर्फ मार्केटिंग की चाल है? क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म उपभोक्ता को भ्रमित कर रहे हैं? इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर जिन प्रोडक्ट्स की तारीफ हो रही है, क्या वो प्रचार है या उनके पीछे कोई सच्चाई भी है? क्या जब बड़े ब्रांड्स झूठे दावे करते हैं तो वाकई क्या कोई जवाबदेही होती है? एस्की जैसी संस्था आखिर कितनी प्रभावशाली है? यहाँ पर कितना रोक लगा है और कितना रोक और लग सकता है? क्या भारत का उपभोक्ता अब भी सबसे कमजोर कड़ी है? क्या हमारे पास पर्याप्त जानकारी है, अधिकार है अपना हक मानने के लिए? क्या अभी भी ये स्थिति है या कम पड़ रही है? क्या आप जानते हैं कि अपने हक के लिए कहां और कैसे शिकायत करनी है? उपभोक्ता अदालत, सीसीपीए या एस्की, कौन है आपके साथ? क्या आपकी चुप्पी ब्रांड्स को फरेब करने की छूट दे रही है? सवाल पूछना क्या अब जरूरी नहीं हो गया है? हमारे साथ खास मेहमान जिनके सामने ये सवाल हम रखेंगे, मनीषा कपूर जो कि सीईओ है और सेक्रेटरी जनरल हैं एस्की की, हमारे साथ हैं। डॉक्टर आनंदिता मेहता, सीईओ हैं कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर इंडिया में। और बिजॉन मिश्रा जो कि कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं, लॉयर भी हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और मनीषा, आपके पास आऊंगी सबसे पहले क्योंकि रिपोर्ट की बारीकियां हमें जाननी है। 8,000 से ज्यादा विज्ञापन गलत पाए गए हैं। क्या ये चीज ये बताती है, साबित करती है कि भारत में विज्ञापन नियमों को लेकर जिम्मेदारी पूरी तरह से कमजोर है? क्या हम ऐसा समझे? क्योंकि देखिए, बड़े बड़े ब्रांड्स की बात हो रही है, मामा अर्थ की बात हो रही है, एप्पल जैसे ब्रांड्स जो हैं वो शिकायत के घेरे में आ गए हैं। क्या ये बड़े हैं इसलिए ये नियमों का अनदेखी हो रहा है? एक्चुअली इसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं। अगर हम देखें कि बाजार में कितने विज्ञापन हैं तो शायद लाखों या करोड़ों में उनकी संख्या होगी। तो मतलब एक जो ये 8,000 का नंबर आप बता रहे हैं, वो मतलब कंप्लेंट्स उतनी आई हैं, लेकिन जो विज्ञापन हमने एक्चुअली प्रोसेस किए वो 7,000 के करीब हैं। तो इसमें बड़े नाम भी शामिल हैं, छोटे नाम भी शामिल हैं। आप देखिए तो इसमें बहुत मात्रा में जो बेटिंग, ओवरसीज बेटिंग की कैटेगरी है, जो सट्टेबाजी जिसको कहते हैं, जो एक्चुअली एक तरीके से बहुत से स्टेट्स में बैंड है। और ये इंडियन कंपनीज भी नहीं है, ये एक्चुअली विदेशी कंपनीज हैं जो इंडियन ऑडियंसेस को एक तरीके से अपने प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि ये प्रोडक्ट्स इंडिया में बैंड है। तो एक ये एक बहुत बड़ा इस
इस साल का जो एक हमारी हमारी भी कोशिश रही है इस कैटेगरी को देखने की, क्योंकि इस इन कैटेगरी से हार्म भी बहुत हो सकता है। एक डायरेक्टली कंज्यूमर्स को फाइनेंशियल हार्म हो सकता है। तो एक सट्टेबाजी की कैटेगरी बहुत बड़ी उभर के आई है इस समय। रियल एस्टेट, जहां पे शायद हम अपने जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं, उस उनके विज्ञापनों पे हमने खूब इस बार निगरानी रखी, जो महारेरा है, महाराष्ट्र रेरा अथॉरिटी, उनके सहयोग के साथ। और बाकी जो आप देख रहे हैं, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, ये कैटेगरीज भी साल दर साल आती रहती हैं, कहीं ना कहीं ये उभर के आती हैं। तो इसमें कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ इन्फ्लुएंसर्स को जो ज्यादा यूज करते हैं, तो उसमें भी हमने देखा है कि जो इन्फ्लुएंसर एड्स हैं, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर शायद थोड़ी पतली गली से निकल जाते हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय बन जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर जो चिंता के विषय आपने बताए हैं, मेरे ख्याल से इन शिकायतों में केवल इजाफा ही हुआ है और इसकी तस्वीर बेजौन सर आप बेहतर तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि आप उपभोक्ता अधिकार को लेकर काफ़ी समय से लड़ाई कर रहे हैं और अब ये एक नई तरह की चर्चा जब से डिजिटल मीडिया या विज्ञापनों ने तूल पकड़ना शुरू किया है। झूठे दावे पहले भी आते थे, लेकिन अब इनकी संख्या ज़्यादा हो गई है। क्या ये कहना सही होगा? हाँ कविता जी, पहले तो आपको क्लियर कर दें कि हम लॉयर नहीं हैं। तो आपके दर्शकों को बता दीजिए कि हम लॉयर नहीं हैं। हम एक एकेडमिक प्रोफेसर हैं। हम टीच करते हैं इंस्टीट्यूशंस में ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और पॉलिसी मेकर्स, लॉ मेकर्स के साथ हम बराबर संपर्क रखते हैं ताकि पॉलिसी की चेंज हो और नया कानून आए हमारे देश में जो उपभोक्ताओं के पक्ष में हो। अब हम ये कहेंगे कि कभी भी कोई संख्या यदि बढ़ रहा है, वो अच्छे होते हैं। संख्या बढ़ना अच्छा होता है क्योंकि वो दिखाता है कि जागरूकता बढ़ रहा है। जब जागरूकता बढ़ता है तब शिकायत का संख्या भी बढ़ना चाहिए, और बढ़ता भी है, देखा गया है साइंटिफिकली। जब आप स्टडी करेंगे आप देखेंगे अवेयरनेस के साथ साथ लोग और फीडबैक देना चाहते हैं, लोग टटोलना चाहते हैं कि हमारे तंत्र कैसे चल रहा है, ये जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है वो कैसा है, चल रहा है कि नहीं, कैसे चलते हैं, कैसे हमारे पक्ष में बात करते हैं। ये सारे हर व्यक्ति जो जागरूक है वो देखना चाहता है। तो संख्या से कभी भी डरना नहीं चाहिए, संख्या बढ़ना चाहिए, हमारे हिसाब से। पहला तो चीज ये। दूसरा, आप जो कहे हैं और मनीषा जी भी बात उठाई है, ऑनलाइन गैम्बलिंग पोर्टल्स को लेकर, हमारे देश में ये गैर कानूनी है एक्चुअली। गैम्बलिंग इज नॉट अलाउड in our country, or if it is allowed, then state government allows it on a certain parameters. The first lottery जो state government शुरू किया था हमारे देश में, it was सिक्किम lottery. the first lottery जो शुरू किया था, तो उसको देखा देखी जब सरकार ने देखा, स्टेट गवर्नमेंट ने देखा कि काफी अच्छा कमाई होता है, टैक्स काफी इकट्ठा हो जाता है, तो हर एक स्टेट लॉटरी शुरू किया कानूनी रूप से। वो लोग उनको परमिशन दिया और स्टेट गवर्नमेंट खुद चलाते थे। अब ये सारे जो प्राइवेट ऑपरेटर्स, विदेशी लोग को जो अलाउ किया गया है, जो आ रहे हैं प्राइम टाइम में दिखा रहे हैं, नेचुरली इसका रेगुलेशन आना अनिवार्य है और हम लोग इसका कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसका एक उपाय हम लोग निकालेंगे। लेकिन हम लोगों के पास क्षमता की कमी है, हम लोग के पास साधन की कमी है, जो एस्की के पास नहीं है। क्योंकि एस्की के जो मेंबर्स हैं वो सब बड़े बड़े दिग्गज ब्रांड्स हैं, वो उनको पैसे देकर वो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर नालिश कर सकते हैं। लेकिन हम लोग नहीं कर सकते हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे पास नहीं है साधन, हमारे पास नहीं है क्षमता। हम उस ढंग के वकील को नहीं नियुक्त कर सकते हैं जो एस्की कर सकता है। तो एस्की को तो करना चाहिए, इस ढंग के काम में एस्की को दिखना चाहिए एज अ फ्रंट रनर। केवल वो अपने मेंबर्स के हित को लेकर नहीं काम कर सकते हैं, मेंबर को आम जनता के हित में भी काम करना चाहिए। जो एस्की के मेंबर्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि कैसे हम लोग निष्पक्ष होकर एक ऐसा इमेज बनाए कि इंडस्ट्री को भी लोग देखने लगे कि वो उपभोक्ताओं संरक्षण को लेकर
उन लोग भी जागरूक हैं। ये सवाल कई बार खड़ा भी हुआ है मनीषा, किस तरह से और मजबूती और सख्ती यहाँ पर एस्की जो है वो बरत रहा है। बेजॉन सर, शायद आपका अनुभव एस्की के साथ भी रहा है पिछले कुछ समय में। उस वक्त और इस वक्त में कितने बदलाव, मनीषा, क्या एस्की के पास वो अधिकार हैं जहां पर शिकायत या कार्रवाई की जा सके, या जो बेजॉन सर कह रहे हैं वो आप उससे इत्तेफाक रखती हैं? नहीं, मैं तो इनफैक्ट सरप्राइज हूँ कि बेजॉन ये बोल रहे हैं कि एस्की सिर्फ इंडस्ट्री के पक्ष में काम करती है। अगर वो सच होता तो मुझे लगता है कि कोई भी संस्था इंडिया में इतने एड्स को नहीं हम परखती है, इतनी पब्लिक रिपोर्ट नहीं डालती, हर एक डिसीजन जो हमारा है हमारे वेबसाइट पे होता है, इस ट्रांसपेरेंसी से फिर हम काम नहीं करते। तो मुझे लगता है कि जो एक तरीके से जो बनी है ये उपभोक्ता के प्रोटेक्शन के लिए ही संस्था बनी है, और मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि वो हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी है और उस पर हम अवगत हैं। और साल दर साल आप देखिए तो और जैसे बेजोन सर बोल रहे हैं कि साधन हमारे पास बहुत है, हम भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पर जितना हमसे हो सकता है हम उस चीज के पीछे नहीं ये करते कि हमें नहीं है। हम जो अभी आप देखेंगे कि पिछले साल मतलब इसी साल जो अभी खत्म हुआ है उसमें हमने 3000 से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स सरकार को आइडेंटिफाई करके दिए हैं। ये हमारी टीम बैठी है, हम एआई के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और ये हम देते हैं क्योंकि हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि हम इनको निकाल दें। जो ये है ये वेबसाइट्स निकालनी पड़ती हैं, ये जो कई मिनिस्ट्रीज हैं उन्हीं के पास ये एक पावर होती है ये करने की। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो ये काम कर सकती है। तो उन तक हम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये पहुंचाते हैं कि ये लिस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग है। इवन विद होम मिनिस्ट्री हम उनके साथ काम करते हैं ये लिस्ट देने में, पर जो निकालने का काम है ये हमारी अथॉरिटी नहीं है। तो हमारा इसमें, और आप देखिए तो इस चीज में ऐसा नहीं है कि कोई भी एक संस्था पूरा काम कर सकती है। जैसे सीईआरसी है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बेजॉन सर बहुत इन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी जुड़े हुए हैं, सरकार है, अलग अलग इसमें जो भागीदार हैं एक तरीके से जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में है, हम सबको साथ काम करना है। और मुझे लगता है कि बजाय एक दूसरे की निंदा करने के हम सब साथ में काम करें और एक तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन को हम और स्ट्रांग बनाएं, वो हमारी कोशिश होनी चाहिए। एट एस्की हम लगातार इस चीज में लगे हुए हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मॉनिटरिंग में और आगे इसको हम बढ़ाते रहेंगे। बेजॉन सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कविता जी, हम थोड़ा आना चाहेंगे। हाँ जी, जी बोलिए। जी जी। मैं यहाँ पे एक इंटरवेंशन छोटा सा करना चाहूंगी। पहले तो हम मनीषा जी को क्लियर कर दें, आपसे बेटर कौन जानता है कि हम आपको कभी क्रिटिसाइज ना किए हैं ना करेंगे। आप ये कीजिए, नो प्रॉब्लम, उससे हम थोड़ा इम्प्रूव हो सकते हैं। यदि हम कुछ बोल रहे हैं वो हम आस्की को और एक सक्रिय रूप देने के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आस्की का इमेज बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है हम लोग के लिए, क्योंकि एक सिंगल वॉलंटरी इनिशिएटिव है हमारे देश में जिसको हम सब जगह पे कोट करते हैं, हम सब जगह पे ये कोट करते हैं। लेकिन जो कमी है उसको तो दूर करनी चाहिए। कमी क्या है कि आपके पास आंकड़ा है, आप ओनर है उस आंकड़े के, हम उस आंकड़ों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं जा सकते, हम उस आंकड़ों को लेकर हाई कोर्ट के सामने नहीं जा सकते, हम उस आंकड़ों को लेकर लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स के सामने नहीं जा सकते। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका आंकड़ा जो बन रहा है वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करके बनाना चाहिए, ताकि उस आंकड़े में ओनरशिप आए, उस आंकड़े में एक निष्पक्षता आए, उस आंकड़ों में एक न्यूट्रलिटी आए, तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आप आंकड़ा निकालते रहिए, आप चिट्ठी भेजते रहिए जो आप भेजते थे जब हम भी थे 10 साल आपके साथ, हम लोग कई चिट्ठी भेजते थे रेगुलेटर्स को कि ये ऑफेंस हो रही है, ऐसा ऑफेंस हो रही है। आपने कई चिट्ठी लिखे हैं लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आता था, ढंग से जवाब नहीं आता था। तो उसका केवल एक ही उपाय है, पॉलिसी चेंज करना या नया कानून लाना, जो आप कर सकते हो, हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम बार बार यही कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है, आपके पास साधन है जो इंडस्ट्री आप देती है। बिल्कुल। अनिंदिता जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे चर्चा? जी मैम। इस चर्चे में एक्चुअली मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि एस्की के पास एनफोर्समेंट की जो पावर्स है वो नहीं है, इट्स अ सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी। तो वो
it can give directions, पर enforcement या penalties जो provision है वो ASCII के पास नहीं है. एंड इसी कारण जब CERC मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ काम कर रही थी और एक 3 साल का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट उन्होंने किया, जिस दौरान हमने कई हजार एड्स 3 सालों में ASCII के we brought to their notice, and उसमें से of course about 70+% of ads जो हमने बताया था ASCII को वो अपहेल्ड हुआ है, लेकिन उसकी जो अमलीकरण है, जो एनफोर्समेंट है, वो कहीं ना कहीं रह गई है, नहीं हो पाई है, बिकॉज ऑफ द लिमिटेड पावर्स दैट ASCII हैज इन टर्म्स ऑफ एनफोर्समेंट. वो एक नंबर 1 है, जिसके कारण जब ये नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना 2019 में, तब CERC ने ही रिकमेंडेशंस भेजे थे मिनिस्ट्री को कि CCPA की निर्माण की जाए, जिसके तहत जो गामा पोर्टल है आज, वो ग्रीवेंस रिड्रेसल वेब पोर्टल जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के लिए बनाया गया है, विच अलाउज कंज्यूमर्स को ये हक है कि वो कंप्लेंट्स ऑनलाइन दर्ज करवा सके गामा पोर्टल में, और ये मिनिस्ट्री के तहत ये पोर्टल है, और ये एक सेंट्रल पॉइंट है ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग कंप्लेंट्स विच आर रिलेटेड टू मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. बट कहीं ना कहीं वहां भी खामियां हैं. मैम, खामियां किसी को अवेयरनेस ही नहीं है मैम, यहाँ पर तो जागरूकता की ही कमी है. और दूसरी बात ये है कि लोग पे आ रही थी जी कि जागरूकता की कमी है. कंज्यूमर्स एज अ इंडिविजुअल दे आर नॉट एम्पावर्ड, उतनी उनमें एम्पावरमेंट नहीं है, उतनी इच्छा नहीं है, उतनी दे आर नॉट सशक्त इनफ टू एम्पावर्ड इनफ, क्योंकि कंप्लेन करने के बाद इस बात का विश्वास है कि अगर हम चलिए थोड़ा सजग होकर हम कंप्लेन कर भी देते हैं तो उसका कुछ हल नहीं निकलने वाला है. और कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसेगा, कौन दिमाग लड़ाएगा. बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इतने महंगे महंगे इनके टर्नओवर्स हैं, इन्हें क्या पड़ी होती है एक आधा कंप्लेन की. बिजॉन सर मेरे ख्याल से ज्यादा इस पर विस्तार से बातचीत कर पाए. जी मैम, बोलिए. ASCII को एस्केलेट करते थे हमारे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, तो कई बार ये भी होता था कि ASCII हमें कहता था कि आप उस पर्टिकुलर ब्रांड के वेबसाइट पे जाके यू योरसेल्फ एस्केलेट द इशू, जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि हमारे पास वो साधन नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के पास जाके और एस्केलेट करें इंडिविजुअल कंपनीज, इंडिविजुअल मल्टीनेशनल्स के साथ. तो ये सब इश्यूज हमने भी फेस किए हैं जब बट व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि थोड़ा प्रोएक्टिव अगर ASCII हो, एंड इट शुड बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, मतलब साथ में मिलके काम करें. जैसा कि बेजॉन जी ने भी कहा, मनीषा जी को भी पता है कि अगर हम रेगुलरली एडवर्टाइजमेंट को स्कैन करते रहते हैं, अब भी हम ASCII को नोटिफाई करते हैं, भेजते हैं, बट रिस्पॉन्स जो आनी चाहिए, तो एक ASCII के वेबसाइट पे है कि 12 दिन में रिस्पॉन्स आता है या 12 दिन में होना चाहिए, उसका निकाल होना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंस में 3 वीक तक लग जाती है. जब तक ये एडवर्टाइजमेंट चल चुका होता है, जो नुकसान होना है वो हो चुका होता है. करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स की भी जो है इट इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड. तो काफी सारी अनिंदिता जी वो बात समझ में आती है अनिंदिता जी कि ASCII को और टीथ देने की जरूरत है, लेकिन ये शो ASCII सुधार शो तो है नहीं. उसके लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो उस पर बात कर सकते हैं. मैं तो अपने उपभोक्ता, अपने कंज्यूमर, अपने दर्शक के लिए बात कर रही हूँ. केवल ASCII के पास जाके शिकायत दर्ज करना तो एकलौता हल है नहीं, कहीं भी जाया जा सकता है. बिजॉन सर, सवाल ये है कि जो कानून हमारे पास है, क्या वो पर्याप्त है डिजिटल युग के लिए? क्या वो कानून जो प्रोटेक्शन के लिए है वो क्या पर्याप्त है? सवाल यहाँ पर ये है. ASCII ने हाईलाइट कर दिया, चलिए उसको मजबूत करना है नहीं करना है वो तो प्रशासन देखे, प्रणाली देखे, कानून देखे कैसे उनको और आगे बढ़ाना है. बाकी फोरम्स पे भी जाके अगर आप शिकायत करते हैं, वहां भी सुनवाई नहीं होती है. क्या लॉ एंड ऑर्डर की कमी है बेजॉन सर? बिल्कुल सही. बिल्कुल सही. बेजॉन सर से मैं टेक लेना चाहती हूँ. अनिंदिता जी, बेजॉन सर. बिल्कुल सही कविता जी, हम ये कह रहे हैं कि कानून हमारे देश में पर्याप्त है, पर्याप्त, मोर देन इनफ. हम लोग को और कानून नहीं चाहिए. हाथ जोड़ के हम बोल रहे हैं
कानून नहीं चाहिए। अमलीकरण अभी हम ये चाहते हैं, अभी हम केवल इतना ही चाहते हैं कि जो आंकड़ा आस्की ने निकाले हैं मेहनत से, 7,000 लोगों का निष्कासन करके जो उन्होंने एक आंकड़ा निकाले हैं, उस आंकड़ों में ध्यान देनी चाहिए। और जितने रेगुलेटर्स हैं, फूड सेफ्टी अथॉरिटी, सीडीएससीओ, जितने स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स, जितने मतलब उपभोक्ता संरक्षण के लिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, उनको भी मतलब वो कानूनी रूप दिया गया है कि आप क्लास एक्शन लिटिगेशन कर सकते हैं, आप समूह रूप से आप एक क्लास एक्शन कर सकते हैं ये आंकड़ों के साथ। आप सारे जितने कंपनीज हैं उसको एक साथ एक डायरेक्शन दे दिला सकते हैं, क्योंकि ये आंकड़ा एक हमारे लिए सबूत है। और यदि उस सबूत में कोई कमी है तो उसको सरकार को पूरी करनी चाहिए। इसीलिए हम लोग सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाए हैं। उस कानून को बनाने के लिए हम लोग सब सक्रिय रूप दिए हैं। केवल एक संस्था नहीं दिया है इंडिया में, हजारों संस्था मिलकर ये कानून को बनवाने का कोशिश की है, तब वो कानून बना है। और वो कानून जब बना है, जब सेंट्रल अथॉरिटी बनी है, तो सेंट्रल अथॉरिटी का काम केवल शो कॉज नोटिस देना नहीं है। सेंट्रल अथॉरिटी का काम है कि सही ढंग से पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन, सही ढंग से कानून का इम्प्लीमेंटेशन। यदि कोई रेगुलेटर सही काम नहीं कर रहा है तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को पूरा पावर दिया गया है कि उनका अटेंशन अट्रैक्ट करें, वो कानूनी रूप से दिया गया है। लेकिन यदि वो सोते हुए पाया जा रहा है तब तो जगाना जरूरी है। और इसलिए हम लोग जागो ग्राहक जागो कैंपेन चलाते हैं। और हम आपको खुलकर बोल रहे हैं कविता जी, सबको मालूम है कि हमारे पास साधन की कमी नहीं है। आपका हमारा पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पड़ी हुई है जो यूज नहीं हो पा रहा है सही ढंग से। अभी तो जीएसटी का भी जो रिकवरी है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जा रहा है। क्यों नहीं आस्की को ये पैसा दिया जा रहा है ताकि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो काम कर सके। हमारा केवल कहना है कि आप एक आम उपभोक्ता, जैसे कविता जी आपने ये चैनल चला रहे हैं, आपके पास भी हजारों लोग पहुंच रहे हैं। क्यों नहीं आपके चैनल को फंड कर रहा है कंज्यूमर वेलफेयर फंड के साथ? क्योंकि वो हमारा आपका पैसा है। हम चाहेंगे कि आपके चैनल पे पैसा आए और आप कल एक सरल उपाय से लोगों का समाधान खोज कर निकालिए और दीजिए। एसकी को भी ये कोशिश करना चाहिए, जबकि वो काम कर रहा है। बिल्कुल 7,000 नहीं काम कर रहा है, कंप्लेंट ये रिपोर्ट भी जारी है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि मनीषा, अब ये बताइए कि आगे के कदम क्या होंगे, आगे के एक्शंस क्या होंगे इस पूरे मामले में। जिस तरह से एस्की के योगदान और रोल को बढ़ाने पर बातचीत हुई है, उसका संज्ञान एस्की ने भी लिया होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स भी शायद इस बात से परिचित होंगे। इस मामले को अगर मैं साइड में भी रखूं, उपभोक्ता का मामला, उसका मसला तो अभी भी नहीं यहाँ पर सुलझ रहा है। वो तो अभी भी विज्ञापनों को देख रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और भ्रमित भी हो रहे हैं। जो रिपोर्ट निकाली गई है, आपका एक्शन प्लान क्या है इस रिपोर्ट को निकालने के बाद? किस तरह से न्याय होगा? तो इसमें दो बातें आ जाती हैं कि जैसे आनंदिता जी ने भी बताया कि हम एक वॉलंटरी कंप्लायंस हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं एडवर्टाइजर से। पर हमने ये देखा है और इस रिपोर्ट में भी जो हमने छापा है कि 83% इस साल का जो है हमारा कि वॉलंटरी लेवल पे एडवर्टाइजर वो एडवर्टाइजमेंट को या निकाल देते हैं या उसको मॉडिफाई कर देते हैं, करेक्शंस कर देते हैं। जो बाकी के 17% एड्स हैं, ये गवर्नमेंट के पास हम एस्केलेट करते हैं कि ये हमसे काम नहीं हो पा रहा, अब ये आप कानूनी तौर से इस चीज को आप आगे बढ़ा लीजिए। तो जैसे बेजॉन सर ने भी बोला कि जो सीसीपीए का कानून है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो कानून है और जो उसके प्रोविजंस हैं वो काफी पावरफुल हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो एक तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएं और जो लोग नहीं इस चीज को मान रहे हैं, जो उपभोक्ताओं को मिसलीड कर रहे हैं, अगर उनपे कोई सख्त कार्रवाई हो तो डेफिनेटली एक डिटरेंस की तरीके से वो काम करता है कि कोई सोचेगा एडवर्टाइजर 2 बार कि ये मैं करूं कि नहीं करूं काम। तो मुझे लगता है एक वो डिटरेंस क्रिएशन बहुत जरूरी है। और दूसरी मैं कहूंगी एक बात ये भी है कि आजकल का जो एक डिजिटल एज है, इसमें सरकार को भी, जैसे एस्की जैसी संस्थाएं हैं और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन संस्थाएं हैं, इनको भी
जो लैंडस्केप है ये बहुत वास्ट हो गया है कि डिजिटल में एक अलग तरीके के ऐड होते हैं। पहले एक टीवी था कि चलो इतने नंबर एड्स आते थे, एक साल में हम इतने एड्स को देखते थे। अब तो वो रोज की संख्या में हजारों करोड़ों एड्स बाहर निकल रहे हैं। तो इस चीज को मॉनिटर कैसे किया जाए, तो टेक्नोलॉजी का क्या यूज हो सकता है इनको मॉनिटर करने के लिए। ऑटोमेटिकली ये कुछ एड्स फ्लैग ऑफ हो सकते हैं। जो प्लेटफॉर्म्स है उनका एक बहुत बड़ा रोल है कि ये एड्स, उनकी इंटरनल पॉलिसीज और उनकी इंटरनल मॉनिटरिंग से एड्स बाहर नहीं आने चाहिए। क्योंकि एक बार देखिए हजारों करोड़ों एड्स बाहर आ गए, उनको ठीक करते करते टाइम लगता है। पर अगर कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो इनके पब्लिश होने से पहले ही इनको रोक लगा ले, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आजकल एड्स हम देखते हैं, वो क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टू मेक श्योर कि जो एड्स पब्लिश हों वो पहले से ही ठीक हो। क्योंकि आज की तादाद में जितने एड्स पब्लिश हो रहे हैं वो पब्लिश होने के बाद करेक्टिव एक्शन लिमिटेड ही हो सकता है। जो इसका प्रिवेंटिव एक्शन है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि क्या एड्स पब्लिश हो रहे हैं, ये सारी चीजें अगेन साथ में काम करना जरूरी है। और कई कई लॉज में मैं बेजॉन सर के साथ सहमत हूं कि लॉज एक्चुअली हमारे पास काफी हैं, पर कई एरियाज में जैसे बेटिंग और गैम्बलिंग हो गया, इसमें स्टेट लॉज हैं और सारा मामला आजकल डिजिटल पे आ गया है। तो उसका कोई एक फ्रेमवर्क थोड़ा सा आज की तारीख के एड्स के लिए रेलेवेंट करना, मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा शायद काम हमें मिलेगा। चलिए, मेरे ख्याल से ये चर्चा के बहुत सारे पहलू हैं और अंत में देखिए उपभोक्ता के हितों पर ही सवाल खड़े होते हैं और मामला कहाँ अटक रहा है, इस पूरी चर्चा में वो बात उभर के भी आई है। कहीं ना कहीं सभी स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। जो संस्था हैं जिनको कड़ाई बरतनी है, जिनको सख्ती बरतनी है, उन्हें वो पावर देनी होगी। अगर आप पावर नहीं देंगे तो वो पावरफुल काम नहीं करेंगे और तब हम जो भलाई चाहते हैं लोगों से, संस्थानों से, रेगुलेटर से, वो हमें नहीं होता हुआ दिखाई देगा। पर इन सब के बीच में हल बस ये रहता है कि जो उपभोक्ता है, जो आप और हम जैसे लोग हैं जो शो देख रहे हैं, वो थोड़े से ज़्यादा अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं और वही आपके हित में फिलहाल है, वही आपका सबसे बड़ा हथियार है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में शिरकत की और इस पूरे मसले पर बातचीत की हमारे साथ। धन्यवाद आपका।